ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान प्रयोजन और प्रयास। पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित। ऑडियो 1। प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर सही न उतरने के कारण विज्ञान ने आत्मा की परमात्मा की कर्मफल की सत्ता को नकारा है। यदि उसकी यह बात मान ली जाए तो आदर्शवादिता, नैतिकता, सामाजिकता का कोई ठोस आधार शेष नहीं रह जाता। स्वार्थ सिद्धि ही सर्वोपरि बुद्धिमत्ता ठहरती है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र अराजकता एवं उद्धत अनाचार का ही बोलबाला रहेगा। अध्यात्म को नकारने की प्रतिक्रिया मनुष्य समाज को प्रेत पिशाचों का जमघट बनाकर ही छोड़ेगी। इस विषम परिस्थितियों में अध्यात्म की पुनर्स्थापना केवल श्रद्धा के बल पर संभव नहीं है, उसे विज्ञान और प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर भी खड़ा सिद्ध करना होगा। इसी आधार पर प्रबुद्ध वर्ग को वे सनातन सत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाएगा जिनकी आवश्यकता मनुष्य के विकास के लिए अनिवार्य रूप है। शांति कुंज के ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने यही लक्ष्य हाथ में लिया है कि बुद्धिवाद को विज्ञान की कसौटी पर कसकर अध्यात्मवाद की गरिमा स्वीकार करने के लिए प्रत्यक्षवाद को सहमत किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव। अध्यात्म और विज्ञान की सहकारिता। कोई समय था जब शास्त्र उल्लेखित और आप्त वचनों को प्रामाणिक मान लिया जाता था। श्रद्धालु जन उसमें संदेह विवाद की आवश्यकता नहीं समझते थे। कहीं किसी तथ्य को समझने में कठिनाई होती थी तो जिज्ञासा भाव से उसका समाधान पूछ लिया जाता था, बात समाप्त हो जाती थी। आज वातावरण बदल गया है। विज्ञान ने प्रत्यक्षवाद को बहुत बढ़ावा दिया है। संकीर्ण अहमन्यता के दौर से जुड़ी बुखार की तरह हर किसी पर लदे है। पुरातन मूल्यों, प्रतिपादनों और निर्धारणों पर अविश्वास किया और उपहास उड़ाया जाता है। ऐसी दशा में लगता है कि मानव जाति को उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का पाठ नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा। विकृत बुद्धिवाद ने उन आधारों को भी उलट पुलट कर रख दिया है जिन्हें मानवीय गरिमा का प्राण एवं मेरुदंड कहा जाता रहा है। क्यों, कैसे कि जिज्ञासा को तो इससे मान्यता मिलती है, पर उसने सहज विश्वास को भी हिला दिया है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता यह ऐसे सत्य हैं जो मनुष्य के कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर को सुसंयत रखने, शांति प्रदान करने तथा प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए नितांत अनिवार्य है। किंतु कठिनाई यही है कि इन सनातन सत्यों को भी शंकाओं के घेरे में कैद कर दिया गया है। अनास्था के माहौल में मात्र प्रत्यक्ष ही सब कुछ रह गया है। इन दिनों उभरते आवेशों में प्रत्यक्षवाद और विज्ञान की कसौटी पर ऐसा सब कुछ नकार दिया गया है जो श्रद्धा पर अविलंबित था और उत्कृष्टता के साथ अवच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। ऐसी विषम स्थिति में श्रद्धा युग को वापस लौटाना तो कठिन प्रतीत होता है। सरल और संभव यही रह जाता है कि विज्ञान और प्रत्यक्षवाद के आधार को मान्यता दी जाए। उसे अपनाते हुए भी प्रबुद्ध वर्ग को उन सनातन सत्यों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए। उत्कृष्टता शास्त्र सम्मत ही नहीं, भौतिक विज्ञान की कसौटी पर कसे जाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। सांच को आज कहाँ। शांति कुंज के ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने एक ही लक्ष्य हाथ में लिया है कि बुद्धिवाद की विज्ञान की कसौटी पर कसकर आध्यात्मिक मान्यताओं की गरिमा स्वीकारने के लिए प्रत्यक्षवाद को सहमत किया जाए। कार्य बहुत बड़ा और कठिन है। इसके लिए ज्ञान विज्ञान की अनेक दिशाधारा को हाथ में लेना होगा। अध्यात्म का विज्ञान के साथ और विज्ञान का अध्यात्म के साथ इस प्रकार तालमेल बिठाने के लिए पथ प्रशस्त किया जाएगा कि दोनों ही अपने को सत्य शोधक स्वीकार करें, अपनी मान्यताओं को दूसरे पक्ष की कसौटी पर कसकर देखे व उन्हें दोनों का आधार यहाँ पर सिद्ध करने की चेष्टा करे। यदि पूर्वाग्रह ना रहे, अपना कथन सत्य एवं दूसरे का झूठा ठहराने के लिए दुराग्रह ना रखे, तो आज के परिवेश में अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय संभव है। यदि
ऐसा बन पड़े तो मनुष्य के सामने इस दोनों उपस्थित एक बड़ी उलझन का निराकरण होगा। दो विपरीत दिशाओं में खींची जाने वाली बुद्धि असमंजस की आवश्यकता खींचतान से बचकर एक सीधी, सुनिश्चित और सर्वमान्य दिशा धारा पर चल सकने में समर्थ होगी। प्रयोजन और प्रयास। विज्ञान ने आत्मा की, परमात्मा की, कर्मफल की सत्ता को नकारा है। यदि उसकी यह बात मान ली जाए तो नैतिकता, सामाजिकता का कोई आधार शेष नहीं रह जाता। स्वार्थ सिद्धि ही सर्वोपरि बुद्धिमत्ता और सफलता ठहरती है। ऐसी दशा में दूसरों की सुविधा का कठिनाई पर विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि यही प्रचलन चल पड़े तो मनुष्य अधिक बुद्धिमान, साधन संपन्न होने के साथ अनाचार की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में इस दुनिया में सर्वत्र अराजकता एवं उद्धत अनाचार का ही बोलबाला होकर रहेगा। प्रस्तुत संभावना पर विचार करते हुए युग मनीषियों ने यह प्रयत्न किया है कि अध्यात्मवादी उत्कृष्टता को विज्ञान की कसौटी पर कसने और उन्हें खरा सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाए। तथ्यों को देखते हुए यह उद्देश्य पूरा हो सकना संभव भी दिखाई पड़ता है। इसके लिए अध्यात्म तत्व ज्ञान को विज्ञान की प्रयोगशाला में कसना आरंभ कर दिया गया है। परिणाम अच्छे ही निकल रहे हैं। तर्क, तथ्य और प्रमाणों का समुच्चय भी प्रत्यक्षवाद का अंग होने के कारण वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सम्मिलित किया जाता है। पिछले दिनों परामनोवैज्ञानिक क्षेत्र में कई प्रयोग परीक्षण हुए हैं। उस आधार पर अतीन्द्रिय क्षमताओं के बीज मानवीय चेतना में विद्यमान पाए गए हैं। दूरदर्शन, दूरश्रवण, विचार संचालन, भविष्य कथन, स्वप्नाभास, मरणोत्तर जीवन, पुनर्जन्म आदि विषयों पर सफल प्रयोग हुए हैं। मानवीय विद्युत का हस्तांतरण, मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, साइकिक हीलिंग जैसे विज्ञान की धाराएं परिपूर्ण प्रामाणिकता के साथ उभर कर आई हैं। इन उपलब्धियों के आधार पर यह सोचना ही पड़ता है कि चेतना मात्र शरीर का ही है, एक उफान उत्पन्न नहीं है, वरन उसकी स्वतंत्र और व्यापक सत्ता का भी अस्तित्व है। मनःशास्त्र की रहस्यमय परतें दिन दिन अधिक प्रामाणिकता के साथ उभर रही हैं। विचार शक्ति का शरीर सत्ता पर कितना अधिक प्रभाव है, इसके पुरातन खोजों और नवीनतम शोधों के आधार पर अधिकाधिक प्रकट प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ पिंड में सन्निहित पाई गई हैं। सौर मंडल का गति चक्र पूरी तरह मानवीय काया में विद्यमान जीव कोशों एवं प्रकृति के लघुतम घटक परमाणुओं में यथावत काम करते देखा गया है। मानव मस्तिष्क की संभावनाओं का आकलन करने वालों का कथन है कि इस क्षेत्र की मात्र 7% गतिविधियां ही प्रकाश में आती हैं। यदि 13% भी जानी और प्रयोग में लाई जा सके तो मानवीय क्षमता की असीम संभावनाओं का भंडागार हाथ लग सकता है। जिस प्रकार प्रकृति के रहस्यों को खोजते खोजते मनुष्य लेसर किरणों और अंतरिक्ष के आधिपत्य की स्थिति तक जा पहुंचा है, उसी प्रकार यह विश्व भी सुदृढ़ सुनिश्चित हो जाता है कि चेतना की इस विश्व ब्रह्मांड में स्वतंत्र सत्ता है और प्रकृति के हर क्षेत्र पर उसका सशक्त आधिपत्य है। इस प्रतिपादन ने अध्यात्म तत्वज्ञान को एक बड़ी सीमा तक मान्यता दी है। वह दिन दूर नहीं जब आत्मा और परमात्मा को भी प्रकृति के आवरणों में आँख मिचौली करते हुए ढूंढा जा सकेगा। मनुष्य का निजी व्यक्तित्व आदर्शवादी सिद्धांतों को अपनाकर ही देवोप स्थिति में पहुँचने योग्य विकसित होता है। समाज में न्यायोचित व्यवस्था बन पड़ना भी औचित्य अपनाए जाने पर ही निर्भर है। यह अध्यात्म का प्राणसार तत्व कहा जा सकता है। इसके ना रहने पर यह जंगल का कानून चलने लगेगा। बड़ी मछली छोटी को निगलने लगेगी। शोषण, अपहरण एक मान्य नियम बन जाएगा। ऐसी स्थिति में दुनिया डरते डराते अपने वाले प्रेत पिशाचों की शमशान जैसी ही बनी रह जाएगी। वह स्थिति ना आने पाए,
इसलिए हर समझदार व्यक्ति को मान्यताएं सुधारने और व्यवहार को न्यायिष्ट बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह दायित्व तत्वदर्शियों और वैज्ञानिकों पर विशेष रूप से आता है। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय इसी महान प्रयोजन की पूर्ति करता है। इस दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्तरों पर प्रयास आरंभ हुए हैं। उनमें से एक प्रयास शांति कुंज के ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का भी है। पिछले कई वर्षों में उसने एक एक कदम बढ़ाते हुए उपयुक्त दिशा धारा का निर्धारण किया है एवं आवश्यक उपकरण जुटाए हैं। प्रत्यक्षवाद की बुद्धिवादी पक्ष को अध्यात्म का पक्षधर बनाने के लिए प्रयोगशाला के अतिरिक्त एक विशाल पुस्तकालय की आवश्यकता थी। इस हेतु संसार के कोने कोने से ऐसा दुर्लभ साहित्य एकत्र किया गया है जो अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सके। ब्रह्मवर्चस्व में ऐसी साधन संपन्न प्रयोगशाला भी खड़ी की गई है ताकि पदार्थ की स्थूल स्वरूप का ही नहीं, चेतना क्षेत्र के सूक्ष्म गतिविधियों का भी आकलन किया जा सके। प्रथम तल गायत्री शक्ति पीठ आध्यात्मिक की फिलॉसफी और साधना विज्ञान का समन्वय दृष्टा ऋषियों ने महाप्रज्ञा गायत्री के रूप में किया है। वे विवेक के अधिष्ठात्री देवी हैं। अर्धव वेद में तो उन्हें वेद माता नाम देते हुए पूरी स्तुति गान को प्रस्तुत देखा जा सकता है, जो विचारना और श्रेष्ठता परक मोड़ देने के लिए प्रेरित करती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक में जो दक्षिण मार्गी वाम मार्गी शक्ति धाराएं सन्निहित हैं, उनका कलात्मक चित्रण ऋषियों ने अपनी गहन अनुभूतियों के आधार पर किया है। इन्हीं शक्ति धाराओं को प्रतीक प्रतिमाओं के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। ये सूत्र संकेत है जो बताते हैं कि प्रत्येक में ज्ञान और विज्ञान की, योग और तप की विभिन्न विभूतियों का समावेश है। इन प्रतीकों के माध्यम से अंतः क्षेत्र की श्रद्धा को दिशा देने में साधक को सुविधा रहती है। महाप्रज्ञा गायत्री आदि शक्ति के रूप में दिव्य चेतन शक्तियों का अनादि उद्गम केंद्र है। वह वेद माता अर्थात सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी देव माता है, अर्थात सद्भावों की प्रेरणा पुंज विश्व माता है, अर्थात वसुदैव कुटुंबकम के दर्शन को हृदय गम कराने वाली सार्वभौम शक्ति, उसे ब्राह्मणी के रूप में सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों के प्रमुख बीजों को उगाने वाली महाशक्ति, वैष्णवी के रूप में सृष्टि की सुव्यवस्था बनाने वाली शक्ति, सामर्थ्य सांभवी के रूप में सृष्टि संतुलन हेतु अवतरित प्रलयंकर शक्ति के रूप में भी समझा जा सकता है। अध्यात्म और विज्ञान की सहकारिता। सभी शक्ति धाराएं एक ही अनादि स्रोत की विभिन्न शाखाएं हैं, जो भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार के समूचे चेतन परिवार का परिष्कार कर उसका कायाकल्प कर दिखाती है। गायत्री सार्वभौम है। वह किसी देश, धर्म, जाति या लिंग की बपौती नहीं। वर्षा एवं धरती की तरह उसका उपयोग करने की हर किसी को पूरी छूट है। गायत्री का तत्वदर्शन संसार का सबसे छोटा किंतु सारगर्भित धर्मशास्त्र है। उसकी साधना विधान में रिद्धि सिद्धियों के भंडार छिपे पड़े हैं। गायत्री के शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म रूपी साधना के लाभों को अलंकारिक रूप में अमृत पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ब्रह्मास्त्र जैसे विभिन्न रूपों में समझाया गया है। तात्पर्य यही है कि इस महाप्रज्ञा का आश्रय लेने वाला भवबंधनों की त्रास से छूट जाता है एवं दिव्य विभूतियां प्राप्त करने योग्य पात्रता अर्जित कर लेता है। गायत्री का वाहन हंस है, अर्थात विवेक एवं औचित्य का वर्णन करने वाला उपकरण है। पुस्तक एवं कमंडलू, पुस्तक को स्वाध्याय, ज्ञान एवं कमंडलों को पात्रता धारण करने की क्षमता का प्रतीक माना गया है। नारी शक्ति की वरिष्ठता एवं मानवीय गरिमा के प्रति श्रद्धान्वित रहने की दृष्टि से गायत्री को नारी का रूप प्रदान किया गया है।
24 शक्तियों के प्रतीक वाहन एवं आयुधों के अतिरिक्त तंत्र विज्ञान के अनुसार प्रत्येक का एक शक्ति यंत्र साधन में संपुट देने हेतु बीजाक्षर एक देवता एवं एक ऋषि है। देवी का अर्थ है साधना शक्ति, देवता का अर्थ है तत्व दर्शन एवं ऋषि का अर्थ है साधक का स्तर। ये तीनों मिलकर एक परिपूर्ण अध्यात्म प्रवाह बनते हैं। यह वाक्य दक्षिण मार्ग निगम परंपरा के अनुसार है। दूसरा वाम मार्गी आगम मार्ग भी है, जिसे शुक्राचार्य प्रतिपादित तंत्र या दैत्य परंपरा कहा जाता है। इसके साथ गायत्री महामंत्र का एक एक अक्षर, एक एक बीज, एक एक मंत्र और ऊर्जा का भंवर केंद्र शब्द स्फोट है। यह साधक के भौतिक काया कलेवर के काम करने वाली ऊर्जा है। प्रस्तुत शक्तिपीठ में गायत्री के 24 अक्षरों के प्रतीक शक्ति धाराओं में से प्रत्येक के दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, अध्यात्म प्रधान एवं भौतिक प्रधान स्वरूप का चित्रांकन हर मूर्ति के साथ किया गया है। उन्हें देख समझकर हर कोई यह जान सकता है कि वाक ऊर्जा की अपरिमिति संपदा से भरी पूरी गायत्री महाशक्ति का आश्रय लेकर इन बीज मंत्रों का संपुट लगाकर हर साधक अपने अंदर प्रसुप्त पड़ी क्षमताओं को जगाकर विभूतिवान बन सकता है। साथ चेतने वाले मार्गदर्शक इस विज्ञान समस्त गायत्री विद्या के दर्शन को व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, ताकि यहाँ आने वाला दर्शक करके जाने वाला मात्र चर्म चक्षु से ही नहीं, अंतर चक्षुओं से भी यह बोध कर सके कि विश्व भर के सभी गायत्री शक्ति पीठों के सर्वोच्च केंद्र ब्रह्म वर्चस्व में आने का वह कितना कृतार्थ हो गया। अध्यात्म ज्ञान को बोधगम्य भाषा में समझकर वह न्यूनतम संकल्प गायत्री उपासना को नित्य नैमित्त कार्य का अंग बनाने का संकल्प लेकर जाता है। इस संवर्धन से अधिक जानने समझने के लिए प्रचुर मात्रा में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित आर्ष साहित्य उपलब्ध है, जिसमें गायत्री महाविद्या के गूढ़तम सूत्रों को सरल रूप से समझाया गया है। महाप्रज्ञा की 24 शक्तियों का संक्षिप्त परिचय। 1. आद्य शक्ति अर्थात सृष्टि की मूल चेतना, आदि देव ओमकार के रूप में इसे ही प्रथम और सर्वोपरि पूज्य माना गया है। पुरुषवाचक संबोधन से इसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। यह यहाँ का मुख्य मंदिर है, जिसे ज्ञान मंदिर के रूप में विनिर्मित किया गया है। समग्र गायत्री महाविद्या के मर्म को एक में भी समझा जा सकता है। 2. ब्राह्मी अर्थात महाविद्या सद्ज्ञान, सद्विचार, सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों के प्रसुप्त बीजों को जगाने उगाने वाली महाशक्ति। 3. वैष्णवी व्यवस्था बुद्धि का पर्याय, संसार की सुव्यवस्था करने वाली, परिपोषण करने वाली विशंभर शक्ति। 4. सांभवी अवांछनीयता का निवारण करने वाली, परिवर्तनकारी शक्ति, सृष्टि संतुलन हेतु अनिवार्य प्रलयंकर शक्ति, जो अपने प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में गुण क्रम स्वभाव का परिष्कार करती है। 5. वेद माता ज्ञान विज्ञान की समस्त ज्ञात अविज्ञात धाराओं की गंगोत्री, ज्ञान की जननी, वेद गर्भा, वेद विद्या की कुंजी। 6. देव माता देवत्व को जन्म देने वाले, देवोपम स्तर की मन स्थिति बनाने वाली देवी। 7. विश्व माता सार्वभौम संस्कृति के संविधान का निरूपण करने वाली, वसुदैव कुटुंबकम के दर्शन को सार्थक करने वाली शक्ति। 8. ऋतंभरा सत्य असत्य औचित्य अनौचित्य में ऋतु का वर्ण करने में साधक को सहायता देने वाली शक्ति। 9. मंदाकिनी अर्थात गंगा के समान पवित्र ब्रह्मयंत्र को शुद्ध करने वाली देवी। 10. अजपा निश्चल स्थिति अविचल निष्ठा की सिद्धि देने वाली। 11. रिद्धि आत्मिक विभूतियों से व्यक्ति को असाधारण बना देने वाली शक्ति। 12. सिद्धि
वैभव की अधिष्ठात्री, मनुष्य को प्रामाणिक समृद्धि संपन्न बनाने वाली देवी। 13 सावित्री, और चैतन्य की रहस्यमय परतों का अनावरण करने वाली पंचमुखी सावित्री शक्ति। 14 सरस्वती, बुद्धि को प्रखर और परिष्कृत करने वाली सद्विचारणा की देवी। 15 लक्ष्मी, अर्थात सर्वोत्तमुखी संपन्नता प्रदायक शक्ति, जो साधक में श्री तत्व बढ़ाने वाले गुणों का विकास करती है। 16 महाकाली, असुरता का संहार करने वाली, मृत्यु की प्रतीक, प्रचंडता प्रखरता की प्राय रौद्र शक्ति। 17 कुंडलिनी, जीवन की सामान्य ऊर्जा को असामान्य में परिष्कृत कर चमत्कारी सफलताएं प्रदान करने वाली तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी। 18 प्राणीगमनी, साधक को प्राणवान बनाने वाली जीवनी शक्ति, बढ़ाकर अंतः सामर्थ्य बढ़ाने वाली शक्ति। 19 भुवनेश्वरी, नियम मर्यादाओं में परिपालन की कसौटी पर विश्व वैभव का अधिष्ठाता बना देने वाली शक्ति। 20 भवानी, संगठन कौशल का धनी बनाने वाली, व्यक्ति को युग नेतृत्व सौंपने वाली देवी। विभूति। 21 अन्नपूर्णा, वह चेतना शक्ति जिसकी कृपा से साधक को अभाव नहीं सताने पाते, अर्थ संतुलन हेतु सद्बुद्धि देने वाली शक्ति। 22 महामाया, भ्रांतियों का निवारण करने वाली, भव बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली। 23 पैश्विनी, भूलोक की कामधेनु, जिसकी कृपा से साधक में ब्रह्म तेज बढ़ता है, कोई अभाव नहीं रहता। 24 त्रिपुरा, ओजस तेजस और वर्चस्व बढ़ाने वाली, पापों से उबार कर महान बनाने वाली सामर्थ्य वाली देवी। गायत्री शक्ति महाशक्ति के 24 रूपों में अपने वाहन, वस्त्राभूषण, साज सज्जा और उपकरणों की अपनी अपनी विशेषता है। इनकी व्याख्या स्वयंसेवी मार्गदर्शक दर्शनार्थियों के समक्ष कर प्रत्येक का शास्त्र सम्मत एवं विज्ञान सम्मत महात्म्य समझाते हैं। प्रत्येक मंदिर में हर मूर्ति के साथ एक बीज मंत्र, उनका मंत्राक्षर एवं बीजाक्षर तथा उसकी व्यवहारिक विवेचना प्रस्तुत की गई है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। पन्यम पदम का नियम उच्चारण 2 मात्राओं के बराबर नि और यम के रूप में होता है और 24 अक्षरों की गणना पूरी हो जाती है। इस मंत्र का शुद्ध गुंफन विशेष प्रकार का है। प्रत्येक अक्षर एक एक विशिष्ट देवी शक्ति धारा का, देवता का, ऋषि का, शक्ति बीज का, यंत्र चक्र एवं विभूति का प्रतीक है। इनमें से प्रत्येक के अपने अपने रहस्य, प्रयोग और प्रतिफल है। ओमकार पर ब्रह्म, उसे शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। ओमकार के 3 अक्षरों से 3 व्यवहातियाँ उत्पन्न हुई हैं। ओम, भू, भुवः, स्वः। यह गायत्री मंत्र का शीर्ष भाग है। पृथक होते हुए भी इसका मंत्र के आदि में नियोजन होता है। तत् अक्षर की देवी आद्य शक्ति, देवता पर ब्रह्म, बीज ओम, ऋषि विश्वामित्र, यंत्र गायत्री यंत्र, विभूति प्रज्ञा एवं दीक्षा तथा प्रतिफल आप्तकाम का सुसंस्कारिता है। स अक्षर की देवी ब्राह्मी, देवता ब्रह्मा, बीज हिरिंग, ऋषि विशिष्ट यंत्र ब्राह्मी यंत्रम, विभूति श्रद्धा एवं युक्ता तथा प्रतिफल सृजन शक्ति एवं सुसंतति है। वी अक्षर की देवी वैष्णवी, देवता विष्णु, बीज अण, ऋषि नारद, यंत्र वैष्णवी यंत्रम, विभूति निष्ठा एवं क्षमा की और प्रतिफल वर्चस्व एवं दिव्य वैभव है। तुह अक्षर की देवी सांभवी, देवता शिव, बीज शंख, ऋषि अत्रि, यंत्र सांभवी यंत्रम, विभूति मुक्ता एवं शिवा तथा प्रतिफल है मुक्ति प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण। व अक्षर की देवी
वेद माता देवता आदित्य बीज ओं ऋषि वेद व्यास यंत्र विद्या यंत्रम विभूति स्मृति एवं विद्या का प्रतिफल दिव्य स्फुरना एवं सद्ज्ञान है। रे अक्षर की देवी देव माता देवता इंद्र बीज लिंग ऋषि भृंगु यंत्र देवेश यंत्रम विभूति दिव्या एवं देवयानी तथा प्रतिफल देवत्व का सच्चरित्रता है। णी अक्षर की देवी विश्व माता देव माता विश्वकर्मा बीज स्त्रिंग ऋषि अंगिरा यंत्र मातृ यंत्रम विभूति विराटा एवं ध्येय और प्रतिफल विराटानुभूति एवं सहयोग सिद्धि है। यंग अक्षर की देवी ऋतंभरा देवता हिरण्यगर्भ बीज रिंग ऋषि भारद्वाज यंत्र रीत यंत्रम विभूति सत्या एवं सम्मुखी तथा प्रतिफल स्थित प्रज्ञता एवं न्याय प्राप्ति है। भ अक्षर की देवी मंदाकिनी देवता वसु बीज ओं ऋषि गौतम यंत्र निर्मला यंत्रम विभूति निर्मला एवं विरजा का प्रतिफल निर्मलता का पापनाश है। गो अक्षर की देवी अजपा देवता मरुत बीज यंग ऋषि पातंजलि यंत्र निरंजना यंत्रम विभूति निरंजना एवं सहजा प्रतिफल शांति एवं भयनाश है। दे अक्षर की देवी रिद्धि देवता गणेश बीज गंग ऋषि कनाद यंत्र रिद्धि यंत्रम विभूति तुष्टा एवं भद्रा तथा प्रतिफल तुष्टि एवं गुणवंता है। व अक्षर की देवी ऋसिद्धि देवता क्षेत्रपाल बीज छ ऋषि अंगस्त यंत्र सिद्धि यंत्रम विभूति सूक्ष्म एवं योगिनी तथा प्रतिफल तन्मयता एवं कार्यकुशलता है। श्य अक्षर की देवी सावित्री देवता सविता बीज ज्ञान ऋषि पुलस्त यंत्र सावित्री यंत्रम विभूति कल्याणी एवं इष्टा और प्रतिफल ब्रह्म विद्या एवं साफल्य है। महाप्रज्ञा की 24 शक्तियों का संक्षिप्त परिचय। धी अक्षर की देवी सरस्वती देवता प्रजापति बीज एंग ऋषि कश्यप यंत्र सरस्वती यंत्रम विभूति हर्षा एवं प्रभा तथा प्रतिफल उल्लास एवं कलात्मकता है। माँ अक्षर की देवी महालक्ष्मी देवता कुबेर बीज श्रृंग ऋषि आश्वल्यान यंत्र श्री यंत्रम विभूति तारिणी एवं श्रीमुखी और फलश्रुति सदेक्षा एवं संपन्नता है। ही अक्षर की देवी महाकाली देवता महाकाल बीज क्लिंग ऋषि दुर्वासा यंत्र कालिका यंत्रम विभूति भर्गा एवं वज्रनी तथा प्रतिफल कल्मष्य नाश एवं शत्रुनाश है। धी अक्षर की देवी कुंडलिनी देवता भैरव बीज लंग ऋषि कन्नव्य यंत्र भैरव यंत्रम विभूति धृति एवं प्रतिभा तथा प्रतिफल ओजस्विता एवं उन्नति है। यो अक्षर की देवी प्राणाग्नि देवता जातवेद बीज रंग ऋषि याज्ञवल्क यंत्र ऊर्जा यंत्रम विभूति स्वाहा एवं अजरा तथा प्रतिफल पुष्टि एवं आरोग्य है। यो यह अक्षर की देवी भुवनेश्वरी देवता पुरंदर बीज खंग ऋषि जमदग्नि यंत्र विभु यंत्रम विभूति गौरी एवं विश्वात्मा और प्रतिफल सुयश एवं ऐश्वर्य है। न अक्षर की देवी भवानी देवता रुद्र बीज हुंग ऋषि वैश्य मापन्य यंत्र दुर्गा यंत्रम विभूति ध्रुवा एवं अमोघा तथा प्रतिफल संकल्प सिद्धि एवं अजयता है। प्र अक्षर की देवी अन्नपूर्णा देवता पूषा बीज अंग ऋषि पिपलाद यंत्र अन्नपूर्णेश्वरी यंत्रम विभूति तृप्ता एवं पूर्णोदरी तथा प्रतिफल तृप्ति एवं अभाव मुक्ति है। जो अक्षर की देवी महामाया देवता महादेव बीज रंग
ऋषि कात्यायन यंत्र, योगिनी यंत्रम, विभूति मेधा एवं पाशनी तथा प्रतिफल तत्व दृष्टि एवं ब्रह्म मुक्ति है। द अक्षर की देवी पैश्विनी, देवता वरुण, बीज वंग, ऋषि धौम्य, यंत्र वरुणम यंत्र, विभूति श्रद्धा एवं आद्रा तथा प्रतिफल स्नेह एवं सरसता है। यात अक्षर की देवी त्रिपुरा, देवता त्र्यंबक, बीज त्रि, ऋषि मार्कंडे, यंत्र त्रिधा यंत्रम, विभूति त्रिधा एवं त्रिशूला तथा प्रतिफल त्रिगुणाधिकार एवं तृप्ता मुक्ति है। समग्र गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। प्रयोगशाला एवं संदर्भ ग्रंथालय। ब्रह्मवचस के प्रथम तल पर विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को स्थापित करने में सहायक तर्क, तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत कर सकने में समर्थ एक साधन संपन्न प्रयोगशाला है। अपने आप में अनूठे इस तंत्र से जुड़ी एक संदर्भ लाइब्रेरी है, जिसमें ज्ञान विज्ञान की देश विदेश की सैकड़ों पत्रिकाएं प्रति माह आती हैं। भांति भांति के विश्वकोश एवं संदर्भ ग्रंथ है। जैसा कि सर्वविदित है, चेतना से संबंधित विधा अध्यात्म कहलाती है। यह चिर पुरातन है। इसके दो प्रमुख पक्ष है। दर्शन को भारतीय एवं पाश्चात्य योग मीमांसादि षष्ठ दर्शन विचार विज्ञान से संबंधित खंडों में बांटा जा सकता है। सरलीकरण के लिए ईश्वर जीव प्रकृति की विवेचना करने वाला ज्ञान कर्म भक्ति के योगत्रय पर आधारित प्रतिपादन दर्शन माना जा सकता है। दर्शन स्वयं में एक विज्ञान है, क्योंकि यह अकाट्य तर्कों एवं तथ्यों पर आधारित है। प्रयोग पक्ष में तप, तितिक्षा, आहार, साधना, कल्प, प्रक्रियाएं, प्रायश्चित, विधाएं, ध्यान, धारणा, भाव, योग, तीर्थ यात्रा एवं दान पुण्य जैसे संकल्पों को समाविष्ट किया जाता है। यदि दर्शन को ब्रह्म तथा प्रयोग व्यवहार को वर्चस्व कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। दोनों का युग ही व्यक्ति को ब्रह्म वर्चस्व सिद्ध साधक बनाता है। समग्र अध्यात्म विद्या के गोए रहस्यों का प्रकटीकरण थ्योरी एवं प्रैक्टिस के मिलने पर ही बन पड़ता है। प्राचीन काल की बात अलग थी, जबकि शास्त्र वचनों को श्रद्धा के सहारे स्वीकार कर लिया जाता है। आज की स्थिति नितांत भिन्न है। आप्त वचनों वैदिक ऋषियों द्वारा उद्ध तथ्यों, दृश्यों एवं अदृश्य जगत संबंधी रहस्यों के बारे में प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद का कथन है कि इन्हें तर्क तथा प्रमाण अथवा विज्ञान की कसौटी पर कसकर फिर मान्यता दी जाए। इससे कम में 20वीं सदी की नई पीढ़ी उच्च स्तरीय प्रतिपादन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। विज्ञान ने स्वयं इस संस्थानों पर सपोज माना जाए कि सिद्धांत को स्वीकृति देकर अपना मार्ग सरल किया है। यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रॉइड की पत्नोमुख पशुवृत्ति वाले सिद्धांत तक को मान्यता दे दी गई है। किंतु जब तत्वदर्शन भारतीय अध्यात्म का प्रसंग आता है, तुरंत प्रमाण मांगे जाते हैं। समय की इस मांग को देखते हुए कि पदार्थ और चेतना के मध्य तालमेल बिठाने, विज्ञान और अध्यात्म की दोनों शक्तियों के मध्य परस्पर सात्विक सहयोग बनाने हेतु ब्रह्मवचस ने अपने प्रचंड पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। काम कठिन है, सरल नहीं। इसके लिए आधुनिक अन्वेषणों के प्रकाश में उन भावनात्मक आधारों को मजबूत किया जाना है जिन्हें अभी तक जनमानस बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करता रहा है।
इन प्रतिपादनों, अध्यात्म अनुशासनों, आहार विहार के नियमों, साधना अनुबंधनों के मूल में भौतिक विज्ञान के भरपूर समावेश की पुष्टि की जानी है। यह सिद्ध किए बिना कोई इन उपचारों पर विश्वास न करेगा और अश्रद्वास करेगा, फिर भी लाभान्वित नहीं हो पाएगा। इस अनास्था का दुष्परिणाम आज अनीति, अनाचार के रूप में देखा जा रहा है। इस संकट का निवारण जिस एकमात्र उपाय अवलंबन से बन सकता था, उसे ब्रह्मवर्चस्व ने गत वर्षों में अपने अथक प्रयासों से करके यह आश्वासन दिलाया है कि यह असंभव नहीं है। संदर्भ ग्रंथालय में सतत अनुसंधानकर्ताओं की टीम अत्यंतरत रहकर यह जानने का प्रयास करती है कि अध्यात्म विज्ञान के नाम पर प्रचलित मान्यताओं में से कितनी तथ्यपूर्ण, युगानुकूल, कितनी निरर्थक है। साथ ही संसार की अन्याय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित मनीषी वैज्ञानिकों के विचारों का मंथन कर पुरातन एवं आधुनिक मनीषा द्वारा प्रस्तुत पक्ष विपक्ष के अनुभवों एवं निष्कर्षों का संग्रह किया जाता है। किन तथ्यों और प्रमाणों को मान्यता दी जाए एवं पुरातन से उनकी संगति बिठाई जाए, इस विचार मंथन का निष्कर्ष प्रयोग परीक्षणों से तालमेल बिठाते हुए मिशन की तीनों पत्रिकाओं अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, युग शक्ति गायत्री में समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। प्रयोग अनुसंधान ब्रह्मवर्चस्व की सर्वांगपूर्ण शोध का यह प्रत्यक्ष रूप है। प्रयोगशालाएं विश्व में अनेक है, प्रत्येक अपने अपने विषय हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने आज अनुसंधान प्रक्रिया को शिखर पर पहुंचा दिया है। आयाधु विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष, भौतिकी एवं काया के प्रयोग परीक्षण की आज अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध है। ब्रह्मवर्चस्व की प्रयोगशाला अपने प्रयास में एकाकी कही जा सकती हैं, जबकि उपकरणों की दृष्टि से वह इतनी संपन्न नहीं है। तथापि अपने ही देश में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न विधाओं से संबंधित यंत्रों के द्वारा जो प्रयोग परीक्षण का क्रम आरंभ किया गया है, उससे संभावनाएं बड़ी उज्जवल नजर आती है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की मान्यता है कि मानव शरीर और मस्तिष्क ऐसे प्रकृति विनिर्मित यंत्र हैं जिनमें मनुष्यकृत समस्त उपकरणों की क्षमता विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर की इतनी रहस्यमयी परतें हैं जिनके तारतम्य बिठाते हुए प्रकृति के समस्त रहस्यों को समझने तथा शक्तियों को उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध कराने का सुयोग बैठ सके। यह पर्यवेक्षण जिन साधनाओं के आधार पर किया जा सकता है, उनका सही रूप में प्रयोग परीक्षण करने का प्रयास ब्रह्मवर्चस्व की शोध प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहा है। अध्यात्म और विज्ञान की समन्वित शोध के लिए अनेक दिशाधाराओं में प्रवेश करने और गहरे गोते लगाने की आवश्यकता है। इनमें से अपनी सामर्थ्य और रुचि के अनुरूप कुछ विषयों को ब्रह्मवर्चस्व ने अपने प्रयोग परीक्षण में सम्मिलित किया है। यह तत्कालिक उपक्रम है। अपनाए गए क्रियाकलापों को अगले दिनों और भी अधिक आगे बढ़ना है। एक एक करके सभी धाराओं को और अधिक विस्तृत किया जा रहा है। इन दिनों औषधीय जड़ी बूटियों की सूक्ष्म शक्ति के शरीर, मन, वातावरण, प्राणी जगत एवं वनस्पतियों पर होने वाले प्रभावों को प्राथमिकता दी गई है। वनस्पतियों को वाष्पीभूत करके उनके द्वारा किस प्रकार कैसी चमत्कारी परिणतियां हस्तगत की जाती है, यह तथ्य सर्वप्रथम हाथ में लिया गया है। इस दिशाधारा को अग्निहोत्र से चिकित्सा यज्ञोपैथी नाम दिया गया है। इस विषय में अब तक बहुत कुछ खोजा अपनाया जा सका है। आशा की जानी चाहिए कि अगले दिनों और भी अधिक उत्साहवर्धक उपलब्धियां हस्तगत करने का अवसर हाथ लगेगा। इन्हीं वनौषधियों की सूक्ष्मीकरण,
खरलीकरण करके चूर्ण रूप में एवं क्वाथ बनाकर शारीरिक जीवन शक्ति बढ़ाने में उनकी प्रभाव क्षमता का भी अध्ययन किया जा रहा है। एक संपूर्ण विश्वविद्यालय स्तर की स्थापना इस प्रक्रिया के अंतर्गत शांति कुंज परिसर में की जा रही है, जहां आधुनिकतम अनुसंधानों द्वारा आयुर्वेद की विज्ञान सम्मत सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध का दूसरा पक्ष है शब्द शक्ति। इसे अध्यात्म क्षेत्र में मंत्र शक्ति कहा जाता है। यह स्वर विज्ञान की उच्चारण की विद्या है। पुराने सूत्र हाथ न लगने तक इसे संगीत के प्रभाव के रूप में भी शोध का विषय बनाया जा सकता है। वह बनाया भी गया है। दीपक राग गाकर, बुझे दीपक जलाने और मेघ मल्हार गाकर वर्षा करने जैसे सिद्धांत तो हाथ लगे नहीं हैं, पर इतना तो अवश्य संभव हो सकता है कि संगीत को नाद ब्रह्म स्तर का सर्वोपयोगी सिद्ध करने की संभावना उभारी जा सके। शारीरिक व्याधियों, मानसिक आधियों की संगत ठीक करता है। वह प्राणी जगत, वनस्पति जगत पर भी अपना असाधारण प्रभाव छोड़ता है। सप्त स्वरों को सप्त लोक कहा गया है। उन्हीं को सप्त प्राण या सप्त चक्रों का जीवनदाता भी कहा गया है। अगले दिनों इस आधार पर प्रामाणिक माध्यम से भी गायकों की स्थिति में पहुंचकर मंत्र विद्या की रहस्यमय परतों को खोला जा सकेगा। पर अभी तो विशिष्ट संगीत के उपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रभावों का ही आकलन हो सकता है। ये उपलब्धियां भी मानव जीवन को सुखी समुन्नत बनाने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मवर्चस्व का तीसरा प्रयोग ध्यान प्रक्रिया पर है। प्रकारांतर से इसे विचार शक्ति का ही उच्च स्तरीय प्रभाव समझा जा सकता है। विचारों का बिखराव दूर करके इन्हें एक केंद्र पर समाहित कर लेने की विद्या ही ध्यान है। इसे साधना क्षेत्र का प्राण कहा गया है। प्रस्तुत अन्वेषण में देखा गया है कि किस प्रकार के ध्यान चेतना क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं। शरीर को सुविकसित बनाने, मनोबल बढ़ाने, बुद्धि क्षेत्र को अधिक प्रखर करने में इस विद्या का योगदान हो सकता है। यह सार संक्षेप में उन प्रसंगों का परिचय है जो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान द्वारा हाथ में लिए गए हैं और लक्ष्य की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ते हुए चमत्कारी परिणामों की सफलताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्य के लिए MD, MS स्तर के चिकित्सा वैज्ञानिक तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, दर्शन आदि विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के विद्वान वैज्ञानिक मनीषी अनवरत शोध प्रयासों में निरत रहते हैं। आगे लक्ष्य यह है कि एक एक करके अध्यात्म और विज्ञान में समन्वय हेतु सभी आवश्यक प्रसंगों को प्रस्तुत शोध योजना में सम्मिलित किया जाता रहे। इस प्रकार इस केंद्र पर पहुंचा जा सकेगा जहां अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न बनके परस्पर सहयोगी, पूरक और प्रगति में समान भागीदार बनकर रहेंगे। प्रयोगशाला एवं संदर्भ ग्रंथालय। वनौषधि उपचार एक संजीवनी विद्या। वनस्पतियां इस पृथ्वी पर प्रकृति का भिन्न प्रकार का प्राणवान उत्पादन है। मनुष्य सहित सभी प्राणी उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। आहार के रूप में अन्न, शाक, फल, वनस्पतियों के भी भिन्न भिन्न आकार प्रकार है। पशु भी घास, दूब आदि के रूप में उन्हीं से आहार पाते हैं। कीड़े आदि भी उन्हीं के सहारे जीवित रहते हैं। मांसाहारी प्राणी भी शाकाहारी जीवों को ही भोजन बनाते हैं। प्रकारांतर से उनका भोजन भी वनस्पतियों पर ही निर्भर है। भोजन के अतिरिक्त जमीन को शक्ति देने वाली खाद्य भी वनस्पतियों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तरह तरह के रसायन भी उनसे प्राप्त होते हैं। दुर्बलता दूर करने के लिए उपयोगी रसायन वनस्पतियां ही देती हैं। शरीर के रोगाणुओं से निपटने में भी उन्हीं का भूमिका रहती है। इस प्रकार वनस्पतियां जीव निर्वाह का आधार तो है ही, दुर्बलता और रुग्णता के निवारण में भी उन्हीं का योगदान है। पृथ्वी पर वनस्पतियां प्राणियों के लिए क्या क्या योगदान देती हैं,
इसका अध्ययन गहराई से किया जाए तो उनके अनुदानों के प्रति नतमस्तक ही होना पड़ता है। वायु में शुद्धता वाले अंश वनस्पतियों के अनुग्रह से जुड़ते हैं। बादलों को धरती पर बरसने के लिए वही आकर्षित करती है। खाद्य को पकाने के लिए आग का ईंधन उनसे ही प्राप्त होता है। मकान बनाने में, उपकरण तैयार करने में, अनेक उद्योगों के लिए भी किसी न किसी रूप में उनका उपयोग करना पड़ता है। कागज से लेकर कपड़े तक में वनस्पतियों का ही प्रयोग होता है। यह कहना गलत नहीं कि वनस्पतियां ना होती तो जीवधारियों का अस्तित्व ना रहता। खाद्य के रूप में कौन प्राणी किस वनस्पति का उपयोग कब किस रूप में करे, इस जानकारी को आहार विज्ञान कहते हैं। इस विद्या को जीवन धारिणी विद्या भी कह सकते हैं। सही प्रयोग होने पर वनस्पतियां अमृत तुल्य बन जाती हैं और दुरुपयोग होने पर विष जैसी प्रतिक्रिया भी करती है। अनुभवों के आधार पर आहार के सूत्र काफ़ी पहले ही खोजे जा चुके हैं। रोग निवारण के लिए, उपचार के लिए भी वनस्पतियों के उपयोग के सूत्र आयुर्वेद में निकाले और प्रयुक्त किए हैं। इसके लिए तत्वदर्शी स्तर के शोधकर्ताओं को लंबे समय तक खोज प्रयोग सुधार का क्रम चलाना पड़ा था। दुर्बलता और रोगों का निवारण मनुष्यों की एक बड़ी समस्या है। दुर्बलता मनुष्य को लाचार बना देती है। वह इच्छित पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसलिए सबकी इच्छा शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखने की होती है। स्वास्थ्य के नियम इसलिए हर व्यक्ति को सीखने समझने पड़ते हैं। दुर्बलता से आगे की व्यथा रुग्णता है। जो रोग शरीरगत होते हैं उन्हें व्याधि तथा मानसिक रोगों को आदि कहा जाता है। दोनों में से कोई भी हो, रुग्णता हर दृष्टि से भयानक होती है। उसके कारण पीड़ा सहनी पड़ती है। परिचर्या के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। कार्य क्षमता घटने से उपार्जन घटता है और अभाव घेर लेते हैं। रोगी के आश्रितों पर विपत्ति टूट पड़ती है। रोगी मौत के पास खिसक जाता है। इसलिए उपयुक्त चिकित्सा के साधन विकसित करने पड़ते हैं। आजकल तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करने वाले रसायनों से उपचार किया जाने लगा है। इसके लिए विष भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मारक शामक दवाओं की अनेक किस्में हैं, पर वो इच्छित क्रिया के साथ प्रतिक्रियाएं भी उत्पन्न करती हैं। उतावले रोगी और चिकित्सक उनका उपयोग तो करते हैं, परंतु दूरगामी परिणाम देखने पर लगता है कि लाभ के लिए किए गए उपचारों ने शरीर को पहले से भी गई गुजरी स्थिति में पहुंचा दिया। सही चिकित्सा विधि का जब पता लगाया जाएगा, तब शरीर पोषण की तरह ही रोगों के उपचार के लिए भी वनस्पतियों को ही आधार बनाया जाएगा। वनस्पतियों के प्राप्त रसायन की खनिज शरीर में सहज रूप से रम जाते हैं। अन्य साधारण तथा खनिज शरीर में अधिक समय टिक नहीं पाते, प्रकृति द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। शरीर उन्हें सजातीय मानकर आत्मसात नहीं करता। विजातीय तत्वों को अंदर ले जाने, फिर उनकी सफाई करने में शरीर की शक्तियों का क्षय ही होता है। इसलिए शरीर के लिए अनिवार्य समझने जाने वाले तत्वों की पूर्ति वनस्पतियों के माध्यम से करना अधिक कारगर माना जाता है। जिन दिनों वनौषधि विद्या अपने सही रूप में थी, तब उसे संजीवनी विद्या कहा जाता था। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने से लेकर वृद्ध च्वन को युवा बनाने जैसे चमत्कारी प्रतिफल सामने आते रहते हैं, किंतु अब तो उनका प्रचलन मिटने के साथ साथ पहचाना भी नहीं आ रहा। औषधि से मिलती जुलती कोई भी पत्ती उसके नाम से चला दी जाती है। उखाड़ते समय वह तैयार हो पाई थी, पकी थी या नहीं, यह भी ध्यान नहीं दिया जाता। फिर उसे लंबे समय तक बोरियों में भर कर रख लिया जाता है। वे प्रयोग के समय तक प्राणहीन हो चुकी होती है। किस क्षेत्र में कौन सी औषधि अपने पूरे गुण प्राप्त कर पाती है, यह जानकारी भी बहुत महत्व की है। हिमालय की संजीवनी बूटी यदि लंका में उगाई जा सकती, तो सुशेषण वैद्य हनुमान को इतनी दूर क्यों भेजते।
नारियल पेड़ का हर फल हर जगह नहीं फलता। मैसूर का चंदन अन्य स्थानों पर बढ़ता है पर सुगंधित पैदा नहीं होती। भूमि और जलवायु के संयोग से ही वनस्पतियों के गुणों का विकास होता है। मनुष्य जिस क्षेत्र में पैदा होता या रहता है उसके लिए उसी क्षेत्र का उत्पादन उपयोगी होता है। साग, फल, अन्न सब में यही बात है। वनों औषधि के संबंध में भी यही दृष्टि रखनी पड़ती है। कुछ आपातकालीन अपवादों को छोड़कर साधारण रूप से यही सिद्धांत काम करता है। शरीर रचना में जिस जलवायु का योगदान रहा है उसी जलवायु में उत्पन्न खाद्य और औषधियाँ शरीर के लिए अधिक सजातीय होती है, इसलिए उनका उपयोग अधिक कारगर सिद्ध होता है। वनों औषधियों के उपयोग में इन दिनों इन सब बातों के प्रति उपेक्षा ही बढ़ती देखी जाती है। इसी कारण इसका वैसा प्रभाव नहीं होता जैसा शास्त्रों में लिखा है। हमें अपनी भूल सुधारनी होगी। संजीवनी विद्या के रूप में जानी जाने वाले वनों औषधि चिकित्सा को उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए प्रबल प्रयत्न करना होगा। तभी इस अमोघ कहे जाने वाले रामबाण अस्त्र का सही लाभ जन साधारण तक पहुंचाया जा सकेगा। अमीर लोग तो बहुत कीमती दवाएं जहां तहां से मंगा सकते हैं, परंतु अपने निर्धन देश की आम जनता के लिए सर्वसुलभ जड़ी बूटी चिकित्सा की कारगर बैठती है। इसलिए अपने चिकित्सालयों को अधिक खर्चीला ना होने देने के लिए जड़ी बूटियों का व्यापक उत्पादन और सही विधि विधान जीवंत बनाना होगा। स्वास्थ्य रक्षा के नियमों के पालन का पक्ष भी लोगों को बताया समझाया जाना आवश्यक है। चिकित्सा विज्ञान में इस विद्या को भी समुचित समावेश किया जाना आवश्यक होगा। रसायनों पर आधारित पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली के विपरीत वनों औषधि उपचार का लक्ष्य होता है शरीर में स्वस्थ जीव कणों की शक्ति की मात्रा और बढ़ाना, बढ़ी हुई स्वास्थ्यता बीमारियों का कचरा धकेल कर बाहर निकालने में समर्थ हो जाती है। इस पद्धति में रोगों से पूरी तरह पीछा छूटने में कुछ समय लग सकता है, परंतु जो लाभ होते हैं वे स्थायी होते हैं। बढ़ी हुई जीवनी शक्ति रोगों को दूर करने में साथ साथ समर्थता के हर पक्ष को भी पुष्ट करती है। इसलिए जड़ी बूटी चिकित्सा से रोग मुक्ति और सामर्थ्य बढ़ने के दोहरे लाभ मिलते हैं। रसायनों पर आधारित चिकित्सा जादू के खेलों जैसी सामयिक चमक तो दिखा देती है, परंतु उसके मारक गुणों के कारण होने वाले जीवनी शक्ति की हानि को भुला दिया जाता है। ऐसी दवाएं चमत्कारी तो दिखाती हैं, परंतु कुछ समय बाद वे अन्य नशों की तरह आदत में शामिल हो जाती है, तब उनका प्रभाव होना भी समाप्त हो जाता है। जड़ी बूटियां सौम्य और हानि रहित होती हैं। उनका प्रभाव शरीर के साथ साथ मन स्थिति पर भी पड़ता है। मस्तिष्क के असंतुलन दूर होते हैं। सौम्य सात्विक विचारों का प्रभाव उठने लगता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन की कहावत लेकर आहार पर ही बनी है, औषधियों पर भी लागू होती है। सौम्य जड़ी बूटियों से शरीर के रोगों के साथ मानसिक अस्तव्यस्तता से भी छुटकारा मिलता है। बढ़ते हुए सद्विचार स्वभाव में मिली हुई अवांछनीयताओं को दूर करते हैं। दूरदर्शी विवेकशीलता बढ़ती है। शरीर और मन दोनों को चिरस्थायी लाभ प्राप्त होते हैं। वनस्पतियाँ ईश्वर प्रकृति द्वारा विकसित आदर्श सहयोगी हैं। जड़ी बूटियों के रूप में वे आरोग्य और स्वास्थ्य बढ़ाने की असाधारण शक्ति रखती हैं। उन्हें अपनाया जाना हर दृष्टि से लाभदायक है। इस विद्या को विज्ञान सम्मत बनाया जाए। सही और शुद्ध रूप में होने पर ही कोई वस्तु अपना ठीक ठीक प्रभाव दिखा पाती है। नकली वस्तुएं उपहास का कारण बनती ही हैं। उनसे असफलता और असंतोष ही उत्पन्न होते हैं। नकली सोना, नकली तलवार, नकली आटा, नकली दवा आदि मन बहलाने भर के लिए अपनी झलक दिखला पाते हैं। बाद में तो वे उपेक्षा के गड्ढे में फेंके ही दिए जाते हैं। खोटे सिक्कों का भी यही हाल होता है। जानवरों की शक्ल में खिलौने सस्ते मोल में बिकते हैं,
परंतु उनसे सिर्फ खेला जा सकता है। वे जानवरों जैसे उपयोगी नहीं हो सकते। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि जड़ी बूटियों के नाम के स्थान पर भी रख दी जाती है जिनकी भरमार होती है। आम आदमी उनके बीच फर्क कैसे निकाल सकता है? एलोपैथिक दवाएं निर्धारित समय के बाद गुणहीन ही नहीं हानिकारक भी हो जाती है। जड़ी बूटियां हानिकारक नहीं होती, परंतु 9 माह में से 1 वर्ष तक भर कर रखने के बाद निर्जीव बेकार तो हो ही जाती हैं। परंतु पंसारी लोग एक बार रख कर भर कर रखी जड़ी बूटियां वर्षों तक बेचते रहते हैं। कुटी पिसी दवाएं तो और भी जल्दी बेजान हो जाती है, परंतु उन्हें फेंक कर नुकसान उठाना कौन पसंद करता है? ऐसी स्थिति में प्रामाणिकता और गुण कहाँ रह सकते हैं? इस घपले को सुधारना वह पहला चरण है जिसके बिना जड़ी बूटियों की उस गरिमा को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता जिसके कारण आयुर्वेद संसार भर में प्रसिद्ध था। उसका प्रभाव सभी जगह एक स्वर से स्वीकारा जाता था। उस पुरातन गरिमा को फिर से उभारना है तो ऐसी अवस्था बनानी होगी और वनस्पतियों अपने असली रूप में मिलती रहे। उनके उत्पादन पर भी पूरा ध्यान देना होगा। अभी तो इकट्ठा करने वाले उन्हें जड़ से ही खोद लाते हैं, उन्हें फिर से पनपने का मौका नहीं मिलता। बीज भी कभी बिखर पाते हैं, कभी नहीं। ऐसी स्थिति में 1 वर्ष जहाँ वे काफ़ी मात्रा में होती हैं, वहाँ अगले वर्ष उनका अता पता ही नहीं रहता। यह अपेक्षा दूर की जानी चाहिए। जिस प्रकार अन्न, सब्जी, मसाले आदि के उत्पादन को महत्व दिया जाना है, उनके लिए जमीन सुरक्षित रखी जाती है, उसी प्रकार जड़ी बूटियों को भी खेती की जानी चाहिए। उसके विज्ञान सम्मत ढंग अपनाए जाने चाहिए। आजकल प्रचलन के अनुसार घसियारे किसी जड़ी बूटी से मिलते जुलते घास पात को लेकर आते हैं और पंसारी के हाथों बेच आते हैं। वैद्य उसी को कूट पीस कर रोगियों को दे देते हैं। यही चिन्ह पूजा चलती रहती है। यह प्रचलन बंद होना चाहिए। सही जड़ी बूटियां पहचानी और प्रयुक्त की जानी चाहिए। आरंभ सही हुए बिना परिणाम सही नहीं हो सकते। वनो औषधि उपचार एक संजीवनी विद्या। भूमि और जलवायु फ्लोरा के अनुरूप विभिन्न वन औषधियों विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाए, उत्पन्न एक केंद्रीय जगह पर संग्रहित किया जाए और वहां से जिन्हें जिस वस्तु की जिस रूप में उपलब्ध कराए जाने की मांग है, उस आवश्यकता को पूरी करते रहा जाए। यह प्रबंध सरकार द्वारा ही हो सकता है और निजी स्तर पर भी व्यावसायिक उत्पादन कराया जा सकता है। प्रामाणिक संग्रह व्यवस्था बन जाने पर आधी मात्रा में वह कठिनाई दूर हो जाएगी जिसके कारण कि आयुर्वेद का प्रगति रथ एक प्रकार से अड़ा खड़ा है। शांति कुंज ने जनसाधारण को स्वास्थ्य का महत्व समझाते हुए और उसे भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त बनाने के लिए अब उपलब्ध अपने नए विस्तृत परिसर में अपनी छोटी सी भूमि में यह उत्पादन कार्य सुनियोजित रीति से आरंभ किया है। अपने प्रभाव क्षेत्र में जहाँ भी बन पड़ा है, वहाँ उस क्षेत्र की भूमि तथा जलवायु के अनुरूप वन औषधियों के उत्पादन का प्रबंध किया गया है। आदान प्रदान के आधार पर उनका केंद्रीय संचय भी होता जा रहा है। यह प्रयत्न फिलहाल छोटे आकार में है, पर आशा यह की गई है कि क्रमशः यह एक आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्वरूप ले लेगा। प्रामाणिकता की कसौटी पर कसे जाने पर महत्व देखते हुए आवश्यकता अनुभव की जाएगी। गुण विहीन सस्ती वस्तुओं से संतुष्ट होते रहने की आदत छूटेगी। वह किया गया जाएगा जिसकी जड़ी बूटी विज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए नितांत आवश्यकता है। देश विदेश में आयुर्वेद का गौरव प्राचीन काल की तरह पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकेगा। इस दिशा में एक कठिनाई और भी है कि समान आकार प्रकार की कितनी ही वनस्पतियां होती हैं, इनमें से कौन असली और कौन नकली है, इसकी पहचान की कसौटी भी अब हाथ से चली गई है। खोदने वाले, इकट्ठा करने वाले, खरीदने वाले, निर्माता, चिकित्सक और सेवनकर्ता इस संदर्भ में सभी समान रूप से अंधकार में हैं।
कोई भी छाती ठोककर यह नहीं कह सकता कि हम सही सुवस्तु के लिए ही श्रम तथा धन खर्च कर रहे हैं। उपेक्षा न पहचान की आवश्यकता को भी नज़रअंदाज कर दिया है। अब इस दिशा में भी नए प्रयत्न करने होंगे और असली नकली के अंतर को भी समझ सके इसकी व्यवस्था करनी होगी। ऐसा एक सुनियोजित प्रयास शांति कुंज के साधन संपन्न प्रयोगशाला ने अपनी सीमित क्षमता के आधार पर प्रारंभ की है। इस अनुसंधान के साथ एक असमंजस और भी जुड़ गया है कि एक ही औषधि को अनेक रोगों से प्रयुक्त किए जा सकने का आयुर्वेद में उल्लेख है। संभव है उस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले ने अनुपान भेद की बात को ध्यान में रखा होगा और सोचा होगा कि कम औषधियों से अनेक रोगों की चिकित्सा बन पड़ने की सुगमता बनी रहे तो ठीक है। वह चिंतन और प्रबंधन अपनी जगह पर सही था, पर आज की कठिनाई यह है कि हर कोई सरलता चाहता है, उलझन भरे झंझटों में पड़ने से कतराता है। उसके लिए जो विशाल अध्ययन एवं अनुभव चाहिए उसकी कौन प्रतीक्षा करे। आज तो भोजन भी बना बनाया खरीदने की सोची जाती है। चूल्हा गर्म करने के झंझट से जिस प्रकार पाश्चात्य जगत में छुटकारा पाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में भी यह चाहा जा रहा है कि नियत रोगों की नियत औषधियाँ निर्धारित हो, अनुपान आदि के झंझटों में ना पड़ना पड़े। एलोपैथी, होम्योपैथी आदि चिकित्सा विधियों में ऐसे ही निर्धारण है। आयुर्वेद चिकित्सक भी व्यवहार में इसी सरलता को बरतते हैं। वे एक ही औषधि के अनुपान भेद से अनेक रोगों में प्रयुक्त करने के पक्ष में दिखाई नहीं देते। नियत रोग नियत औषधि की पद्धति ही उन्हें रास आती है। संभवतः अगले दिनों यही विद्या अधिक सरल जान पड़ेगी और इसी को अपनाए जाने की प्रथा चल पड़ेगी। ऐसी दशा में जड़ी बूटी विज्ञान के अनुसंधानकर्ता के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वे अमुक रोग की अमुक दवा निश्चित करने की मांग एवं सुविधा को सरल संभव बनाने के लिए नए अनुसंधान करें। देखना यह होगा कि किन औषधियों में पाए जाने वाले कौन से रासायनिक घटक किन रोगों से निपट लेने में किस सीमा तक समर्थ होते हैं। यह अनुसंधान इसी स्तर का है जिसे अपनाकर एलोपैथी में नई औषधियों का आविष्कार और प्रचलन होता है। हर नई औषधियों को प्रयोगशालाओं में कठिन परीक्षण देनी होती है। साथ ही उसका प्रयोग अन्य प्राणियों पर करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह आविष्कार मनुष्य के लिए किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा, किस रोग के निवारण में किस तरह का स्तर का प्रभाव छोड़ सकेगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी इस तरह पर नए सिरे से प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके बिना तर्क, तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करने की बुद्धिवादी जिज्ञासा का समाधान संभव ना हो सकेगा। शांति कुंज के ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने इस आवश्यकता का महत्व गंभीरता पूर्वक अनुभव किया है और अपनी शोध श्रृंखला में इस पक्ष को भी समुचित स्थान दिया है कि वन औषधियों के प्रभाव से किन रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अन्वेषण इसी स्तर पर किया जाए जिस प्रकार की एलोपैथी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ वन औषधि की जांच पड़ताल सही पहचान हेतु आधुनिक यंत्र प्रयुक्त होते हैं तथा रोग का निदान पैथोलॉजी एवं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के आधार को बनाकर किया जाता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद निर्धारण यद्यपि प्रामाणिकता से युक्त है, फिर भी नए युग के बढ़ते बुद्धिवाद द्वारा प्रामाणिकता जानने की मांग को क्या कहा जाए, उसे अमान्य भी नहीं ठहराया जा सकता और शास्त्र वचन को पूरा कथन को सही मान लेने की बात कहकर समझाया भी नहीं जा सकता। इन दिनों हर नियुक्ति में परीक्षा प्रणाली का समावेश है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार काम चलाती रही जड़ी बूटी विद्या के संबंध में सर्वसाधारण को स्वीकारने के लिए किस प्रकार दबाव डाला जाए। उत्तर एक ही है कि समय की मांग को स्वीकारते हुए वन औषधियों की प्रभाव क्षमता को नए सिरे से विज्ञान सम्मत की जांच की कसौटी पर कसा जाए।
प्रभाव सामर्थ्य की जांच पड़ताल के अतिरिक्त कितने समय उपरांत जिस वन औषधि की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, इसका शोध अन्वेषण भी शांति कुंज की प्रयोगशाला की साक्षी में किया जाता है। इन निष्कर्षों से यह समझना संभव हो गया है कि कितने समय उपरांत किस औषधि को गुणहीन घोषित करके उसके व्यवहार में अयोग्य ठहरा दिया जाए। अब तक ऐसे प्रतिबंब एलोपैथी में ही दिखने को मिलते थे। वन औषधियों वनस्पतियों के बारे में भी धारणा इतनी भर थी कि उन्हें 1 वर्ष तक ही प्रयोग में लाया जाए, पर अब नए शोध अनुसंधानों ने इस मान्यता के संशोधन किए हैं कि कुछ जल्दी ही गुणहीन हो जाते हैं। उन पर बदलते मौसम का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन सारी खोजबीन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस रूप में किस औषधि की कच्ची स्थिति में अथवा विनिर्मित होने पर उसकी गुणवत्ता बनी रहती है या चली जाती है। इस निर्धारण से भविष्य में यह बन पड़ेगा कि गुणहीन वस्तुओं को विक्रेताओं या निर्माताओं को अनावश्यक समय तक उपयोग करते रहने की छूट ना मिले, उन्हें नष्ट कर दिया जाए अनिवार्य हो। यह ऐसे प्रयास हैं जिनके आधार पर जड़ी बूटी उपचार को विज्ञान सम्मत एवं प्रमाणिक मानने के लिए विवश होना पड़ता है। भारत ही नहीं वरन समस्त पिछड़े विश्व के लिए ऐसे विज्ञान सम्मत उपचार पद्धति सरल, सस्ती और सुविधा भरी सिद्ध हो सकेगी। वन औषधियों का वाष्पीकृत स्थिति में प्रयोग। वन औषधियों का मोटा प्रयोग यही चलता आया है कि उन्हें ताजी स्थिति में हरा रखते हुए तोड़कर सील पर पीस और पानी में घोलकर पिलाया जाए अथवा चटनी की तरह बनाकर चाट लिया जाए। यह कल्क प्रक्रिया का प्रचलित रूप है। छाया में सुखा लेने के बाद उन्हें कूटकर छानकर चूर्ण बना लेने तथा पानी, मधु या किसी प्रवाही द्रव्य के साथ गले उतारने में सुविधा रहती है। सेवन की मात्रा बढ़ती घटती ना रहे, इसके लिए उन्हें गोली के रूप में, वाटिका आदि के रूप में भी वर्णित कर लिया जाता है। गोली में समाविष्ट द्रव्य में कुछ ऐसे स्वरस मिलाए जाते हैं जिनसे उनका आकार स्थिर रहे और गुणवत्ता अपेक्षाकृत अधिक स्थिर स्थिति में बनी रहे। यह सभी रूप ऐसे हैं जिनमें वन औषधियों को ठोस रूप से सेवन किया जाता है। पदार्थ के 3 रूप सभी को विदित है: ठोस, द्रव्य और वाष्प गैस। जड़ी बूटियों का तीनों ही रूपों में सेवन किया जा सकता है। उनकी गुणवत्ता भी आकार में सूक्ष्म होने के अनुपात में उसी क्रम में अधिक प्रभावक उत्पादक होती चली जाती है। ठोस रूप की चर्चा ऊपर हो चुकी है। द्रव्य रूप में आसव, अरिष्ट, काव्य, अर्क, काक्थ, सिरप, ड्रॉप्स आदि का रूप दिया जाता है। ठोस आकार को आमाशय जब पचाता है तो वह रस रूप में परिवर्तित होकर शरीर का अंग बनता है। द्रव्य रूप में उसका पाचन सरल पड़ता है। ठोस आहार की तुलना में रस, छाछ, दूध, पानी आदि प्रवाही वस्तुएं अपेक्षाकृत जल्दी पचती हैं। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा यथास्थिति यथा आवश्यकता औषधियों को द्रव्य रूप में देने की उपयोगिता अधिक अनुभव करते हैं। ठोस पद्धति में औषधि को अधिक प्रभावी बनाने का एक विशेष तरीका यह है कि उनकी घुटाई पिसाई अधिक देर तक की जाए। इससे उनके कण अधिक बारीक हो जाते हैं, उसमें दबी हुई अणुशक्ति उभर आती है और प्रसुप्त शक्ति के जागृत होने पर अधिक प्रतिफल उपस्थित करती है। आयुर्वेद शास्त्रों में जहाँ तहाँ अधिक पीसने, घोटने, अधिक समय तक अनेक रसपुट देकर घोटने के भी विधान हैं, ताकि औषधियों को प्रसुप्त शक्तियों को जगाने का विशेष लाभ उपलब्ध हो सके। होम्योपैथी बायोमेकिक डिशन के निर्माण पद्धति में भी इस सूक्ष्मीकरण का महत्व अधिक जोर देकर प्रतिपादित किया गया है। इस प्रयोग को सही व अधिक प्रभावशाली पाया गया है। इसके लिए शांति कुंज की प्रयोगशाला में उन यंत्र उपकरणों को लाया गया है जो लंबे समय तक कुटाई, पिसाई, घिसाई आदि का उपक्रम जारी रख सके। पुराने खरल आदि का समय अब नहीं रहा।
बॉल, हैमर, मील एवं पल्वेराइजर के रूप में पिसाई घुटाई करने वाले उपकरण अब बनने लगे हैं। ऐसे ही शक्तिशाली संयंत्र शांति कुंज की प्रयोगशाला में लगे हैं। उसमें जांची परखी धोकर छाया में सुखाई हुई कचरा रहित औषधियों की पिसाई की जाती तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उनकी ताजी स्थिति में निकाला हुआ स्वरस मिलाकर फिर घुटाई की जाती है। इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य उसी आधार पर कई गुना हो जाती है जिस आधार पर शतपुटी सहस्त्रपुटी भस्में बनाई जाती है। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का यह अभिनव प्रयोग है। सही निष्कर्ष प्राप्त हो तो अनिवार्य है कि वन औषधियों को अपने ही उद्यान में उगाया जाए। जो जिस क्षेत्र में हो उसे पैदा कर वहीं से उसे उपलब्ध किया जाए। परिपक्व स्थिति में ही उन्हें उखाड़ा जाए। अन्वेषणों उपकरणों द्वारा यह पता लगाया जाता रहे कि पौधा असली है या नकली। यह सब ऐसी विशेषताएं हैं जिनके चलते शांति कुंज के उत्पादन अधिक सही होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक गुणकारी सिद्ध होते हैं। कौन सी औषधि किस प्रजाति की है, वह कौन सी प्रजाति किस राग में रोग में ली जानी चाहिए, उसके किस अंग में कार्यकारी घटक अधिक मात्रा में व प्रभावी स्थिति में होंगे, इसका अध्ययन विभिन्न प्रयोगशालाओं में होता रहा है। उन अध्ययनों को सामने रखकर यहाँ के वैज्ञानिक फार्माकोग्नोसी शुद्धाशुद्ध परीक्षा पद्धति का आश्रय लेकर स्टीरियो माइक्रोस्कोप, माइक्रोकोटम तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यह जांचते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न रोगों में किस औषधि को दिया जाना उचित होगा तथा सही शुद्ध औषधि कौन सी है जिसके अमुक अंग को सूक्ष्मीकृत स्थिति में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। शांति कुंज के वैज्ञानिक अनुसंधान में जड़ी बूटी उपचार का प्रयोग स्तर पर हाथ में लिया गया है, व्यापारिक उत्पादन स्तर पर नहीं। यूँ इस सुविधा का स्थायी कार्यकर्ता आगंतुक शिवरार्थी दर्शनार्थी सतत लाभ उठाते रहते हैं। आयुर्वेद एक एलोपैथी के स्नातकोत्तर स्तर तक प्रशिक्षित अनुभवी चिकित्सकों को यहाँ कंधे से कंधे मिलाकर परीक्षण में निरत किया देखा जा सकता है।